सो बच्चे नेक्स्ट चैप्टर यानी कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड इट्स एलिमिनेशन। तो बच्चे ये चैप्टर डील कर रहा है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स के साथ यानी कि मेटाबॉलिक वेस्ट के साथ। वो वेस्ट जो मेटाबॉलिक प्रोसेस के दौरान ओरिजिनेट होता है, और ये चैप्टर बात करेगा उसके एलिमिनेशन प्रोसेस के साथ भी, यानी कि इन मेटाबॉलिक वेस्ट को जो बॉडी के लिए टॉक्सिक हो सकते हैं उन्हें एलिमिनेट यानी कि उन्हें रिमूव कैसे किया जाएगा। ठीक है, तो बच्चे अब बात करते हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स के बारे में। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स कौन कौन से हो सकते हैं? तो बच्चे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स बहुत सारे हैं हमारी बॉडी में, अलग अलग, इंक्लूडिंग कार्बन डाइऑक्साइड, बाइल पिगमेंट्स और नाइट्रोजनस वेस्ट। बट बच्चे इस चैप्टर में हम डिटेल में बात करेंगे उन वेस्ट के बारे में जो सबसे ज्यादा टॉक्सिक है, दैट इज नाइट्रोजनस वेस्ट। ठीक है, तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट कैन बी कार्बन डाइऑक्साइड, कैन बी बाइल पिगमेंट्स, और नाइट्रोजनस वेस्ट। जिसमें से सबसे ज्यादा टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट है। तो नाइट्रोजनस वेस्ट आर द मोस्ट टॉक्सिक वन। ठीक है, तो टॉक्सिक है और बच्चे इनका इमीडिएटली बॉडी से बाहर जाना और रिमूव होना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। पर बच्चे वी हैव वैरायटी ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट, जिनके बारे में पहले तो हमें डिटेल में जानना जरूरी है कि किसका अरेंजमेंट, किसका मेटाबॉलिक एस्पेक्ट क्या है, कौन कितना ज्यादा टॉक्सिक है कंपैरेटिवली, और बॉडी किस तरीके से उन वेस्ट के साथ डील करती है ड्यूरिंग देयर रिमूवल। ठीक है, सो बच्चे वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट। तीन तरह के नाइट्रोजनस वेस्ट है जो हम मेनली डील करते हैं। तो बच्चे सबसे पहला है अमोनिया। अमोनिया अमोनिया जो है वो एक नाइट्रोजनस वेस्ट है, और बच्चे जितने भी नाइट्रोजनस वेस्ट है उसमें सबसे ज्यादा टॉक्सिक ही अमोनिया है। तो अमोनिया इज द मोस्ट टॉक्सिक अमंग नाइट्रोजनस वेस्ट, सबसे ज्यादा टॉक्सिक वेस्ट है। और बच्चे अमोनिया का ये है कि टॉक्सिक भी है, और दूसरा ये सॉल्युबलाइज भी नहीं होता। ठीक है, इजीली सॉल्युबलाइज भी नहीं होता वाटर में, तो मतलब इसके रिमूवल के लिए बल्क ऑफ वाटर चाहिए। सो इट इज मोस्ट टॉक्सिक एंड नॉट इजीली सॉल्युबल। तो वाटर में इजीली सॉल्युबल नहीं होता है बेटा ये। ठीक है, सो रिक्वायर large amount of water, large amount of water for excretion। ठीक है, तो बच्चे अब हमारे पास इसको बहुत ज्यादा वाटर चाहिए एक्सक्रीशन के लिए, तो ये वेस्ट जो है इसका रिमूवल वही ऑर्गेनिजम्स एफोर्ड कर सकते हैं जिनमें बहुत ज्यादा वाटर हो, बहुत ज्यादा पानी हो जिनके आसपास। तो बच्चे अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर पे डिपेंड करता है कि ऐसा वेस्ट एक्सक्रीट किया जाए या इसको किसी और फॉर्म में कन्वर्ट किया जाए पहले, फिर एक्सक्रीशन किया जाए। तो बच्चे हमारे पास प्रोसेस ऑफ रिमूवल जो है, प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ अमोनिया इज कॉल्ड एज अमोनोटेलिज्म। प्रोसेस ऑफ रिमूवल इज अमोनोटेलिज्म। और बच्चे वो ऑर्गेनिज्म जो अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं आर अमोनोटेलिक ऑर्गेनिजम्स। तो अमोनोटेलिक ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से हैं, वो एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं।
तो जैसे मैंने कहा कि वही ऑर्गेनिजम्स ये अफोर्ड कर सकते हैं जिनके पास बहुत ज्यादा वाटर हो। तो बच्चे आपने एनिमल किंगडम पढ़ा है, तो वाटर बेस्ड ऑर्गेनिजम्स लाइक पोरिफेरा, लाइक सीलेंट्रेटा, इनफैक्ट वाटर इंसेक्ट्स, जो एक्वेटिक इंसेक्ट्स होते हैं वो, टैडपोल लार्वा। और बच्चे ये ऑर्गेनिजम्स जो है वो अमोनिया इजीली एक्सक्रीट कर लेते हैं। ठीक है, सो बच्चे मोनोटेलिज्म ऑर्गेनिज्म में आ जाएगा पोरिफेरा, सीलेंट्रेटा। हमने देखा था बोनी फिशेस और कार्टिलेजिनस फिशेस में नाइट्रोजनस वेस्ट का भी डिफरेंस है, उसके रिमूवल का भी डिफरेंस है। तो बोनी फिशेस यानी कि जिनमें बोन होती है, ऑस्टिक फ्लीस, उनमें यही अमोनिया रिमूवल होता है। तो टैडपोल लार्वा, क्योंकि वो स्ट्रिक्टली वाटर में रहता है। ठीक है, तो बच्चे ये हमारे पास अमोनिया, तो अमोनिया सबसे ज्यादा टॉक्सिक रहेगा और वाटर में इजीली सॉल्युबलाइज नहीं होता। और बच्चे अमोनिया को लेके एक चीज ये भी बताई गई है कि अमोनिया के एक्सक्रीशन के लिए कोई स्पेशलाइज्ड एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर की जरूरत ही नहीं पड़ती। जैसे पोरिफेरा के केस से बात करें, दे डोंट हैव एनी स्पेशलाइज्ड एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर, स्टिल दे मैनेज टू रिमूव देयर अमोनिया। तो अमोनिया को इजीली एक्सक्रीट कर लेते हैं बाहर वो। ठीक है, बट बच्चे जो बाकी फॉर्म्स है ना, उनको उनको रिमूवल के लिए ना बच्चे हमें स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स चाहिए होते हैं। तो जिसमें से सबसे पहले मैं बात करूंगी यूरिया की। ठीक है, तो बच्चे यूरिया हमारे पास वो कंपोनेंट है विच इज 1 लाख टाइम्स लेस टॉक्सिक देन अमोनिया। अमोनिया से 1 लाख गुना ज्यादा कम टॉक्सिक है। और बच्चे एंड इट इज कंपेरेटिवली soluble in water, more soluble in water and requires comparatively less amount of water, comparatively less amount of water for excretion. एक्सक्रीशन के लिए इसे कम पानी चाहिए कंपैरेटिवली अमोनिया के। और बच्चे द प्रोसेस ऑफ रिमूवल इज कॉल्ड एज यूरियोटेलिज्म। इस यूरियोटेलिज्म। ठीक है, और बच्चे वो ऑर्गेनिजम्स जो यूरिया एक्सक्रीट करते हैं, दे आर यूरियोटेलिक ऑर्गेनिजम्स। और इनमें आएंगे बच्चे लैंड इंसेक्ट्स आएंगे, ह्यूमंस आएंगे यानी कि मैमल्स। ठीक है, कॉन्ड्रिक्थीज यानी कि कार्टिलेजिनस फिशेस, ये आएंगे। उसके बाद जब हमारे पास टैडपोल लार्वा फ्रॉग बन जाता है तो वो लैंड हैबिट में अडेप्ट हो जाता है। तो लैंड हैबिट में अडेप्ट होने के दौरान एक चीज एक्सक्रीटरी वेस्ट में भी आएगा। तो बच्चे फ्रॉग यानी कि एम्फीबिया, तो मैं इनको लिख रही हूँ लैंड एम्फीबिया। लैंड एम्फीबिया एडल्ट्स को रिप्रेजेंट करता है जो मोस्टली लैंड एरिया में रहता है बेटा, लैंड एम्फीबिया। ठीक है, तो यूरिया हो गया। ठीक है, और ह्यूमन के केस में कंसीडर करेंगे इसे, यूरिया जो है वो एक्सक्रीट होता है। ऑल्दो अमोनिया हमारी बॉडी में बनता है, लेकिन अमोनिया इतना टॉक्सिक है ना बेटा, इसको थोड़ी देर भी रखा नहीं जा सकता बॉडी में। बॉडी कुछ माइन्यूट सेकंड्स के लिए भी अगर इसको रखती है तो सर्कुलेशन के दौरान ये बॉडी को पूरा टॉक्सिक कर देगा, बॉडी में टॉक्सिसिटी कॉज कर देगा, जिसकी वजह से बहुत सारे इश्यूज आ सकते हैं। तो बच्चे बॉडी में लीवर जो है ना, इस अमोनिया के बनते ही इस अमोनिया को इमीडिएटली यूरिया में कन्वर्ट करता है, ताकि अगर यूरिया थोड़ा सा भी अगर बॉडी में रह जाता है, थोड़ी देर भी रह जाता है, तो बच्चे वो बॉडी में टॉक्सिसिटी कॉज ना करे। और ऊपर से इसके रिमूवल के लिए हमें कम पानी चाहिए। ठीक है, तो बच्चे इसीलिए यूरिया हमारी बॉडी में एक्सक्रीटरी वेस्ट है, और जो अमोनिया जो है वो पहले बनता है मेटाबॉलिज्म के दौरान। तो लास्ट है बच्चे यूरिक एसिड।
यूरिक एसिड बच्चे लीस्ट टॉक्सिक फॉर्म है, इट इज लीस्ट टॉक्सिक फॉर्म। ऑल्दो अमीनो एसिड कुछ ऐसे भी हैं, कुछ अमीनो एसिड ऐसे भी है जो बिना प्रोसेसिंग के इमीडिएटली बाहर फिल्टर आउट हो जाते हैं, तो वो भी एक्सक्रीटरी वेस्ट में ही गिने जाते हैं। लेकिन बच्चे नाइट्रोजनस वेस्ट में, मेटाबॉलिक वेस्ट में हमारे पास जो लीस्ट टॉक्सिक फॉर्म है इन तीनों में से वो यूरिक एसिड ही है। तो बच्चे एंड इट रिक्वायर्स लीस्ट अमाउंट ऑफ वाटर ऑल्सो। इसको लीस्ट अमाउंट ऑफ वाटर भी चाहिए, ठीक है। और बच्चे द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ दिस यूरिक एसिड इज कॉल्ड एज यूरिकोटेलिज्म। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल इज यूरिकोटेलिज्म। एंड यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिजम्स जो यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं, तो उसमें आप एक पैटर्न एनालाइज करोगे, एक अरेंजमेंट एनालाइज करोगे आप। इसमें आ रहे हैं बेटा एव्स यानी कि बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स, और ये वो दो कैटेगरीज है जिसमें हमारे पास एग ले होते हैं, वो भी कवर्ड एग्स। रेप्टाइल जिनमें लेदरी शेल होता है, एव्स यानी कि जिनमें कैल्शियम बेस्ड शेल होगा। तो इन दोनों ऑर्गेनिजम्स के केस में जिनमें एग शेल है, एग कवरिंग है, उस दौरान ही उनके केस में ही यूरिक एसिड बेस्ड जो है वो है। तो बच्चे ऐसा इसीलिए है क्योंकि ये ऑर्गेनिज्म जो है ना, एव्स और रेप्टाइल्स, वाटर की अवेलेबिलिटी से ज्यादा इनमें एक कंसिडरेशन है एग। एग में जब एम्ब्रियो डेवलप कर रहा होता है बेटा, तो एम्ब्रियो की डेवलपमेंट के दौरान जो वो वेस्ट रिलीज करता है उसको रिमूवल के लिए कोई और तरीका नहीं होता। अगर वो एमोनिया जैसे या यूरिया जैसे कोई वेस्ट रिमूव करते हो या एकमुलेट कर दे एग के अंदर, तो बच्चे सेल टॉक्सिसिटी की वजह से वो एम्ब्रियो की डेथ हो जाएगी। तो इसलिए यूरिक एसिड जैसे लीस्ट टॉक्सिक फॉर्म में उन्होंने वेस्ट को कन्वर्ट करते हैं वो, और वहीं पे अकोमोलेट कर देते हैं, तो एग शेल के साथ वो वेस्ट निकल जाता है, ठीक है। तो बच्चे यूरिक एसिड जो है लीस्ट टॉक्सिक फॉर्म है। और बच्चे आपने बर्ड्स के केस में देखा होगा, उनका फीकल मैटर जो ग्रीनिश पार्ट होता है और व्हाइट यानी कि यूरिक एसिड जो इनका मेटाबॉलिक वेस्ट होता है वो साथ में रिमूव होता है बेटा, ठीक है। तो बच्चे जिससे पता चलता है कि कितना कंसंट्रेटेड वेस्ट होगा और कितना कम पानी चाहिए होता है यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करने के लिए। तो इस तरीके से खत्म हुए हमारे पास तीनों कैटेगरीज नाइट्रोजनस वेस्ट की। तो बच्चे अब जितना भी वेस्ट है जो बॉडी से रिमूव हो रहा है, नाइट्रोजनस वेस्ट हो या कोई और वेस्ट, उसके रिमूवल के प्रोसेस को क्या कहा जाता है? तो बच्चे हम बात कर रहे हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स की। तो बच्चे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स के एलिमिनेशन प्रोसेस को उनके अकॉर्डिंग ही नाम दिया गया है, दैट इज एक्सक्रीशन। तो बच्चे इस पूरे चैप्टर में हमें एक्चुअली डील करना है एक्सक्रीशन। तो अलग अलग एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स हैं जो एनिमल किंगडम में पाए जाते हैं। वैसे तो बॉडी में प्लेटीहेल्मिन्थ से पहले जितने भी ऑर्गेनिजम्स है लाइक पोरिफेरा, सीलेंट्रेटा एंड टीरोफोरा, इन तीनों ऑर्गेनिजम्स के केस में बेटा हमारे पास कोई स्पेशलाइज्ड एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर नहीं है। बट प्लेटीहेल्मिन्थ से स्टार्ट करें तो फ्लेम सेल्स, एस्केल्मिन्थ में रेनेट सेल्स, एनालिडा में नेफ्रीडिया आ जाता है, और उसके बाद मैल्फिजियन ट्यूब्यूल्स इन केस ऑफ ऑर्थ्रोपोडा, ऑर्गन ऑफ बुजानस इन केस ऑफ मोलस्का, अकाइनोडर्मेटा में ट्यूब फील। बाकी ऐसा कोई अलग से स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर नहीं है। उसके बाद हेमिकॉर्डेटा यानी कि जिसमें बेलेनोग्लॉसिस आ रहा था, उसके केस में प्रोबोसिस ग्लैंड और कॉर्डेटा में किडनी जो है वो डेवलप हो जाती है फॉर एक्सक्रीशन। तो बच्चे यहाँ पे हमें एक स्पेशलाइज्ड कॉर्डेटा यानी कि मैमल्स के बारे में बात करनी है, और उसमें ह्यूमन को हम एज स्टैंडर्ड लेकर स्टडी करने जा रहे हैं एक्सक्रीटरी प्रोसेस को। तो अब लेते हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, जो कि एक्सप्लेन करेगा किडनी के स्ट्रक्चर और फिल्ट्रेशन प्रोसेस को, कि किस तरीके से यूरिया जो है वो फिल्टर होता है और उसे बाहर रिमूव किया जाता है बेटा, ठीक है।
सो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम वो सिस्टम है जो कि यूरिया को रिमूव करने के लिए स्पेशलाइज्ड है। एंड दिस सिस्टम इंक्लूड सेट ऑफ ऑर्गन्स जिसमें कुछ पेयर्ड है और कुछ अनपेयर्ड। तो बच्चे इट इंक्लूड्स और इट कंसिस्ट्स ऑफ अ पेयर ऑफ किडनी। ये मेन ऑर्गन है बेटा, किडनी। किडनी जो है उससे बना है, पेयर ऑफ किडनी है जो बीन शेप स्ट्रक्चर्स रहेंगे। उसके बाद अ पेयर ऑफ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड एज यूरेटर्स। ठीक है, उसके बाद बच्चे सिंगल यूरेथ्रा, यूरेथ्रा, और लास्ट में यहाँ पे लिखे यूरिनरी ब्लैडर एंड लास्ट में यूरेथ्रा। तो बच्चे ये चार स्ट्रक्चर्स है जिसमें किडनी और यूरेटर्स जो है वो पेयर में रहेंगी और ब्लैडर और यूरेथ्रा जो है वो सिंगल स्ट्रक्चर्स है, अनपेयर्ड स्ट्रक्चर्स। ठीक है, और बच्चे ये सारे स्ट्रक्चर्स नियरली ऑर्गेनाइज्ड और अरेंज्ड है इन पेल्विक रीजन, इन पेल्विक कैविटी, जिसमें से किडनी का कुछ पोर्शन एब्डोमिनल रीजन में आता है। हमारी बॉडी जो है अलग अलग कैविटीज में डिवाइडेड है, लंग्स थोरेक्सिक कैविटी में, उसके नीचे एब्डोमिनल और उसके नीचे पेल्विक कैविटी। तो बच्चे पेल्विक कैविटी में ये स्ट्रक्चर्स अरेंज है, जिसमें से किडनी जो है बेटा वो हमारे पास पेल्विक कैविटी में और अपर पार्ट जो है वो थोड़ा एब्डोमिनल रीजन में आएगा। बाकी जितने भी स्ट्रक्चर्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं बेटा वो अरेंज रहते हैं पेल्विक कैविटी में ही। और बच्चे पेल्विक रीजन से ही हमारे पास यूरेथ्रा जो है अल्टीमेटली ओपन होकर बाहर की तरफ पास आउट कर देती है यूरिन को। ठीक है, तो अब जितना भी स्ट्रक्चर है हम पेल्विक रीजन के हिसाब से ही करने वाले हैं। ठीक है, तो बच्चे अब एक बार डायग्राम ड्रॉ करते हैं और डायग्राम के हिसाब से इसका अरेंजमेंट देखते हैं कि कैसा है। ठीक है, और किडनी कहाँ पे अरेंज्ड है। ठीक, तो एक बार स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रही हूँ। सो बच्चे ये है हमारे पास पूरा डायग्राम है, कंप्लीट डायग्राम, जो कि एक्सक्रीटरी सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है ह्यूमन के, जिसमें से ये दो स्ट्रक्चर, पेयर्ड स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहे हैं, ये है किडनी, पेयर ऑफ किडनी। ये बात, ये पेयर ऑफ किडनी मेन स्ट्रक्चर है जहाँ पे हमारे पास फिल्ट्रेशन होने वाली है। यूरिया बनाएंगे नहीं, यूरिया को फिल्टर करेंगे। यूरिया पूरी बॉडी बनाती है, यानी कि अमोनिया के फॉर्म में। उसे लीवर यूरिया में कन्वर्ट करेगा और उस यूरिया को ब्लड में डाल देगा। उस ब्लड से फिल्टर करने का काम किडनी, किडनी का काम सिर्फ फिल्टर करना है, यूरिया बनाना नहीं अमोनिया से। तो किडनी जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है बीन शेप स्ट्रक्चर, जिसमें से हमारे पास ये जो राइट किडनी है वो स्लाइटली लोअर होगी, क्योंकि इसके एग्जैक्टली ऊपर लीवर प्रेजेंट रहने वाला है, जिसकी वजह से बिल्कुल थोड़ा सा बिल्कुल स्लाइटली नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाता है। और बच्चे इसके ऊपर कुछ ग्लैंड प्रेजेंट है जिसे एड्रेनल ग्लैंड कहते हैं। किडनी से रिलेटेड फंक्शन भी है, बट मेनली ये ग्लैंड्स जो है हमारी बॉडी की स्टेट को, बॉडी की इनर स्टेट को मेंटेन करना में हेल्प करता है, मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। ठीक है, तो इस ग्लैंड जो है इसकी सिक्रेशन जो है वो हम करेंगे अपकमिंग चैप्टर में। उसके बाद बच्चे जब किडनी में फिल्टर कर लेता है यूरिया को, तो बच्चे इन यूरेटर्स की हेल्प से वो यूरिया जो है वो आता है ब्लैडर में। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। यूरिया के अलावा और भी बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं अलोंग विद वाटर, जिसे यूरिन कहा जाएगा। तो बच्चे वो इस ब्लैडर में आ जाता है थ्रू ओब्लीक ओपनिंग्स। ओपनिंग्स थोड़ी सी ओब्लीक होती है, ठीक है, ताकि बैकवर्ड फ्लो ना हो यूरिन का। तो ओब्लीक ओपनिंग्स की हेल्प से यूरिन जो है वो यूरिनरी ब्लैडर में आता है और ब्लैडर उसे स्टोर करता है उस यूरिन को। उस यूरिन को स्टोर करने के बाद अल्टीमेटली यूरेथ्रा के थ्रू यूरिन जो है वो लीव कर जाता है। एंड दिस यूरेथ्रा हैव स्फिंक्टर्स बेटा, स्फिंक्टर्स टू रेगुलेट द ओपनिंग ऑफ यूरेथ्रा। तो जब ब्लैडर फुल हो जाता है यूरिन से, तो बच्चे इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर जो अंदर की तरफ है, तो बच्चे वो ओपन हो जाता है प्रेशर की हेल्प से फॉर रिमूवल ऑफ यूरिन, जिसकी वजह से स्ट्रॉन्ग अर्ज होता है यूरिन पास करने का। लेकिन एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर हमारे कंट्रोल में होता है, वॉलेंट्री होता है, और ये तब ओपन होता है जब हमारी विल हो। तो अकॉर्डिंगली जब एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर ओपन होगा तो यूरिन जो है वो पास आउट हो जाएगा थ्रू ओपनिंग कॉल्ड एज यूरेथ्रल ओरिफिस।
ठीक है, तो ये है पूरे स्ट्रक्चर का अरेंजमेंट। और बच्चे प्यूरिफिकेशन यूरिया का होना है ब्लड से, इसीलिए ब्लड वेसल्स की सप्लाई है। तो बच्चे हमारे पास आर्टरीज और वेन्स होंगी अल्टीमेटली फॉर सप्लाई और रिसीविंग ब्लड फ्रॉम किडनीज, जो कि अल्टीमेटली वेना कावा और आयोटा से एसोसिएटेड। ठीक है, सो दिस रिप्रेजेंट्स द होल स्ट्रक्चर, जिसे हमें एक एक करके डील करना है, जिसमें सबसे मेजर फोकस रहने वाला है किडनी और उसके फंक्शनल यूनिट्स के साथ। ठीक है, तो किडनी के फंक्शनल यूनिट्स रहेंगे नेफ्रॉन, जो कि मेन फंक्शन करते हैं दैट इज रिमूवल ऑफ यूरिया और फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। तो किडनी के स्ट्रक्चर के साथ डील करते हैं उसे। सो बच्चे अब किडनी जो है बच्चे, उसके लोकेशन, उसके अरेंजमेंट और उसके फंक्शन के बारे में डील करना है। तो सबसे पहला स्ट्रक्चर है दिस बीन शेप किडनीज, जो कि पेयर्ड है। ठीक है, तो किडनी जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, उसका ओरिजिन क्या है। तो बच्चे ओरिजिन की बात करो तो सेम ओरिजिन है मेसोडर्मल, जैसे कि हार्ट है। तो बच्चे किडनीज आर मेसोडर्मल इन ओरिजिन, तो मेसोडर्मली ओरिजिनेटेड है। ठीक है, मेसोडर्मल ओरिजिन रहेगा। और बच्चे ये किडनी जो है ये प्रेजेंट रहती है हमारे पास वर्टिब्रल कॉलम के दोनों साइड्स। तो वर्टिब्रल कॉलम में जो वर्टिब्रे होते हैं, यानी कि वर्टिब्रल कॉलम की जो बोन्स होती है, हम उसके अकॉर्डिंग अगर इसका अरेंजमेंट देखें तो किडनी जो है इट इज लोकेटेड फ्रॉम thoracic 12 vertebrae टू lumbar 2 vertebrae। तो इसको मैं समझा देती हूँ। हमारे पास वर्टिब्रल कॉलम छोटी छोटी बोन से बना हुआ है, वो सेगमेंटली पाइलअप हुई है और बच्चे वर्टिब्रल कॉलम बन जाता है। तो जिसमें से हमारे पास नेक रीजन में वर्टिब्रे को सर्विकल वर्टिब्रे कहा जाता है। अपर बैक में जो वर्टिब्रे है उसे थोरेक्सिक, लोअर बैक में लंबर। ठीक है, उसके नीचे सैक्रम और कॉर्टेक्स होता है। तो बच्चे जो थोरेक्सिक वर्टिब्रे, जो अपर वर्टिब्रे है, अपर बैक में जो वर्टिब्रे है वो 12 वर्टिब्रेस होते हैं, 12 बोन्स होती हैं। तो 12 बोन्स में से जो लास्ट वाली थोरेक्सिक बोन है ना, थोरेक्सिक वर्टिब्रे है, वहां से लेकर लंबर में जो 5 बोन्स होती है, 5 लंबर बोन्स होती है, जिसमें से लंबर 2 तक हमारे पास किडनी अरेंज होती है। तो अपर बैक और लोअर बैक के बीच में। ठीक है, तो थोरेक्सिक 12 से लेकर लंबर 2 वर्टिब्रे तक। ठीक है, इस एग्जैक्ट पोजीशन जो है वो आपको तब समझ आएगा जब आप लोकोमोशन एंड मूवमेंट पढ़ेंगे। उस दौरान में हम बोन्स का अरेंजमेंट करेंगे। तो वर्टिब्रे में बोन टू बोन अरेंज रहती है। तो थोरेक्सिक 12 से लेकर लंबर 2, यानी कि अपर बैक की लास्ट बोन वर्टिब्रल कॉलम की, और स्टार्टिंग वाली लोअर बैक की स्टार्टिंग वाली 2 बोन्स। ठीक है, तो बच्चे किडनी वहां पे प्रेजेंट है एंड इट्स अ पेयर्ड स्ट्रक्चर। पेयर्ड है, पेयर से रहेगा। जैसे मैंने कहा कि जो हमारे पास राइट किडनी है इट रिमेन स्लाइटली लोअर, राइट किडनी इज स्लाइटली लोअर बच्चे ड्यू टू लीवर अरेंजमेंट। लीवर जो है वो एग्जैक्टली राइट किडनी के ऊपर रहेगा, जिसकी वजह से वो शिफ्ट हो जाता है बेटा। ठीक है, अब बच्चे अब इसके लेंथ, विड्थ और थिकनेस की बात करें तो लेंथ जो है वो 10 सेंटीमीटर के आसपास है, यानी कि इसकी लेंथ जो है वो 10 सेंटीमीटर के आसपास होगी। विड्थ 5 सेंटीमीटर के आसपास, और जो थिकनेस है इसकी वॉल की वो 4 सेंटीमीटर के आसपास। ठीक है, तो ये तीन हमारे पास पर्टिकुलर पैरामीटर्स हैं। अब बच्चे किडनी का अरेंजमेंट तो हो गया, इसकी कवरिंग के बारे में भी बात कर लेते हैं, क्योंकि हमने लंग के केस में प्लूरल मेम्ब्रेन की बात की, हार्ट के केस में पेरिकार्डियम की बात की, लेकिन बच्चे ऐसी डबल मेम्ब्रेन यहाँ पे नहीं होती। किडनी के अराउंड अलग मेम्ब्रेन होती है, उनके बारे में बात करते हैं। तो कवरिंग की बात करूं
तो किडनी के ऊपर जो सबसे पहली कवरिंग होती है, जो एग्जैक्टली किडनी के ऊपर होगी बेटा, वो होती है रेनल कैप्सूल। बच्चे सबसे पहली कवरिंग है रेनल कैप्सूल। कैप्सूल टर्म रिप्रेजेंट कर रही है कि ये फिब्रस कवरिंग होगी और थोड़ी सी रिजिड होगी, क्योंकि किडनी को ना कॉन्ट्रैक्ट करना है, एक्सपैंड, रिलैक्स, ऐसा कुछ भी नहीं है इसका एस्पेक्ट। ठीक है, तो बच्चे ये फिब्रस कवरिंग है जो किडनी के ऊपर चारों तरफ से इस पे प्रेजेंट रहेगी, इसको हर तरफ से कवर करेगी। और उसके बाद बच्चे दूसरी कवरिंग है इसके ऊपर जो इसको एक कुशनस अरेंजमेंट देता है, तो बच्चे वो है एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू, ठीक है। तो बच्चे एडिपोज टिश्यू इसको कवर करता है। हमने कहा था एडिपोज टिश्यू पढ़ते समय कि इसका लोकेशन विसरल ऑर्गन के अराउंड होता ताकि इसे कुशनस अरेंजमेंट मिल सके। तो एडिपोज टिश्यू रहता है, ठीक है। तो बच्चे अब तीसरी है पेरिटोनियम। पेरिटोनियल कवरिंग जो है, उस कवरिंग को कहा जाता है जो सिलोम की कवरिंग होती है और जो ऑर्गन्स शेयर करते हैं। अलग से अगर हम बात करें इस किडनी की, चलो पहले से रिलेट करते हैं फिर। किडनी जो है हमारे पास बॉडी की बैक वॉल के साथ जुड़ी होती है। किडनी को हमने कवर किया कैप्सूल के साथ, फिर एडिपोज टिश्यू के साथ, फिर इसे वॉल के साथ, बॉडी वॉल के साथ स्टिक करवा दिया। तो स्टिक करवाने के बाद अल्टीमेटली जो बॉडी वॉल की कवरिंग बनी वो किडनी के ऊपर आ गई, बैक साइड ले गई, क्योंकि बैक साइड तो किडनी किसके साथ अटैच हो गई, वॉल के साथ, जिसकी वजह से बच्चे हमारे पास पेरिटोनियम की कवरिंग जो है इसकी वेंट्रल साइड होती है, डोर्सल साइड। लेट्स से हमारे पास ये वॉल है, वॉल के साथ हमने क्या कर दिया, इस हैंड को फिक्स कर दिया, ये इस साइड ग्लू लगाया और फिक्स कर दिया। इसके बाद हम इस वॉल के ऊपर पेंट कर रहे हैं। तो जब हम पेंट करेंगे तो वो एक ही साइड आ रहा है ना पेंट, वेंट्रल साइड, डोर्सल साइड तो नहीं आ रहा है ना, बैक साइड तो नहीं आ रहा। तो इसी तरीके से किडनी का अरेंजमेंट होता है पेरिटोनियम के साथ, ठीक है। तो पेरिटोनियम इज प्रेजेंट ओनली एट वेंट्रल साइड। वेंट्रल साइड प्रेजेंट रहते हैं पेरिटोनियम, ठीक है। सो इसीलिए बच्चे किडनी को रिट्रोपेरिटोनियल कहा जाता है। तो ह्यूमन किडनी इज रिट्रोपेरिटोनियल। रिट्रो यानी कि बेसिक और प्रिमिटिव अरेंजमेंट ऑफ पेरिटोनियम के साथ। तो ह्यूमन किडनी इज रिट्रोपेरिटोनियल, ठीक है। तो रिट्रोपेरिटोनियल किडनी है, ठीक है। सो ये है किडनी की कवरिंग। तो किडनी के एग्जैक्टली ऊपर रेनल कैप्सूल, उसके बाहर एडिपोज टिश्यू और उसके बाहर पेरिटोनियम, ठीक है। तो ये पूरा कंप्लीट कवरिंग हुआ, ठीक है। अब हमें बात करनी है किडनी के इंटरनल स्ट्रक्चर की, यानी कि किडनी का इंटरनल अरेंजमेंट क्या है, किडनी की वॉल, उसका इंटरनल अरेंजमेंट, सब कुछ। तो बच्चे अब हम इंटरनल अरेंजमेंट की अगर बात करें तो किडनी जो है वो हमारे पास इंटरनल स्ट्रक्चर इसका दो रीजन्स में डिवाइडेड है, जिसमें से एक रीजन तो आपको नॉर्मली दिखेगा और दूसरा रीजन जो है वो कुछ इस तरीके से पिरामिड्स की फॉर्म में होगा। इस तरीके से दोनों साइड इंटरनल स्ट्रक्चर है। ये ऐसा, तो बच्चे आउटर और इनर रीजन, तो पिरामिडल अरेंजमेंट्स भी आपको दिखेंगे। अब ये क्या है, किस तरीके का स्ट्रक्चर है, क्यों है ऐसा अरेंजमेंट, इन सबको फिगर आउट करते हैं और पढ़ते हैं अभी। तो बच्चे अब इंटरनल स्ट्रक्चर जो है वो एक्सप्लेन करूंगी। तो इंटरनल स्ट्रक्चर में अगर किडनी का ये स्ट्रक्चर है, ये अरेंजमेंट है, ठीक है, ये आ गया इसका यूरेटर, फाइन। अब बच्चे दिस बीन शेप स्ट्रक्चर हैज दिस काइंड ऑफ अरेंजमेंट।
तो ऐसा कुछ अरेंजमेंट है जिसमें पिरामिड्स बन रहे हैं बेटा? ठीक है, तो ये पिरामिडल टाइप अरेंजमेंट है यहाँ पे। तो बच्चे जिसमें से अब इंटरनल स्ट्रक्चर में जो आउटर रीजन आता है एग्जैक्टली इनर टू रेनल कैप्सूल, रेनल कैप्सूल के एग्जैक्टली अंदर, क्योंकि किडनी के साथ, किडनी के ऊपर की पहली लाइनिंग रेनल कैप्सूल की है। तो बच्चे इसमें से आउटर रीजन जो है किडनी का वो है कॉर्टेक्स। ठीक है, और बच्चे इनर रीजन जो है किडनी का उसे मेडुला कहा जाता है, लेकिन इसका मेडुलरी रीजन पूरा कंटिन्यूस नहीं है। इसका मेडुलरी रीजन जो है वो डिसकंटिन्यूस है और पिरामिड्स के शेप में है। तो इनर रीजन इज कॉल्ड एज मेडुला। तो बच्चे आप देख रहे हो यहाँ पे क्या है, कॉर्टेक्स का कुछ पोर्शन इनर जो मेडुलरी पिरामिड्स है, ठीक है, तो बच्चे उसके अंदर की तरफ भी जा रहा है, एक्सटेंड हो रहा है कॉर्टेक्स। तो बच्चे मेडुला जो है वो है इन द फॉर्म ऑफ मेडुलरी पिरामिड्स। तो पिरामिड्स के बीच में जो स्पेस आती है वहां पे कॉर्टेक्स भी एक्सटेंड हो जाता है। ठीक है, तो बच्चे अब ये जो पार्ट ऑफ कॉर्टेक्स जो यहाँ तक यानी कि मेडुलरी पिरामिड्स के बीच तक एक्सटेंड कर जाता है, उस कॉर्टेक्स के रीजन को कहा जाता है कॉलम्स ऑफ बर्टीनी। कॉलम्स ऑफ बर्टीनी, columns of Bertini is a part of cortex, extends between pyramids। medullary pyramids के बीच में जो कॉर्टेक्स का पार्ट एक्सटेंड होता है उसे कॉलम्स ऑफ बर्टीनी कहा जाता है बेटा। ठीक है, अब बच्चे अगर एक्चुअल अरेंजमेंट देखा जाए तो हमारे पास ये मेडुलरी पिरामिड्स जो है ना वो छोटी छोटी डक्ट्स और पोर्शंस में ओपन होते हैं, उन्हें कहा जाता है माइनर कैलिक्स। और ये माइनर कैलिक्स अल्टीमेटली जुड़कर एक और ओपनिंग बनाते हैं जिसे मेजर कैलिक्स कहा जाता है। और मेजर कैलिक्स अल्टीमेटली यहाँ पे एक ट्रायंगुलर पार्ट बना रहे हैं और कैविटी बना रहे हैं जिसे रेनल पेल्विस कहा जाता है। तो मतलब मेडुलरी पिरामिड माइनर कैलिक्स में ओपन हुआ और माइनर कैलिक्स ने ज्वाइन करके मेजर कैलिक्स बनाया और मेजर कैलिक्स अल्टीमेटली ओपन हुआ यहाँ पे इस पार्ट में जिसे रेनल पेल्विस कहा जाता है। ठीक है, एंड दिस रेनल पेल्विस अल्टीमेटली ओपन्स इन यूरेटर्स, opens in ureters, and this ureters leaves kidney through an opening called as hilum। मतलब किडनी में ना इस कंकेव पार्ट की तरफ एक ओपनिंग है जिससे यूरेटर लीव कर जाता है। यही वो ओपनिंग है जैसे लिम्फेटिक वेसल्स, ब्लड वेसल्स एंटर या लीव करती है। ठीक है, तो बच्चे हाइलम इज द ओपनिंग called as hilum, and hilum is the opening at concave side of kidney। ठीक है, सो बच्चे ये हमारे पास अरेंजमेंट है। तो एक बार अलग से अगर मैं मेडुलरी पिरामिड्स ड्रॉ करूं तो ये आगे इसके माइनर कैलिक्स, ये मेडुलरी पिरामिड है, माइनर कैलिक्स। इसी तरीके से दूसरे में भी ये माइनर कैलिक्स होगा। ठीक है, तो बच्चे इस तरीके से तीसरे में भी माइनर कैलिक्स होगा। ऐसा स्ट्रक्चर है और अल्टीमेटली माइनर कैलिक्स ज्वाइन करते हैं, इस तरीके से एक मेजर कैलिक्स बनाते हैं और ऐसा ही मेजर कैलिक्स दूसरा भी जुड़ता है। ठीक है, जिसमें अलग अलग माइनर कैलिक्स जुड़े होंगे। तो इसी तरीके से माइनर कैलिक्स जुड़ के मेजर कैलिक्स बनाते हैं और अल्टीमेटली
ये मेजर कैलिक्स जो है आपस में ज्वाइन करके लास्ट में ये ट्रायंगुलर ओपनिंग बना रहे हैं जिसे रेनल पेल्विस कहा जाएगा। तो यही पूरा स्ट्रक्चर है और इसके बीच में कॉलम्स ऑफ बर्टीली रहेंगे ये स्पेस में, और ये पूरा बाहर वाला रीजन कॉर्टेक्स। ठीक है, तो ऐसा स्ट्रक्चर है बेटा किडनी का। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि किडनी के फंक्शनल यूनिट कहाँ पे अरेंज है, तो बेटा वो नेफ्रॉन जो फंक्शनल यूनिट्स है किडनी के वो इस तरीके से कॉर्टेक्स और मेडुला के बीच में अरेंज होंगे। ठीक है, इस तरीके से। और वो वाला रीजन जो कॉर्टेक्स और मेडुला के बीच में जंक्शन बना रहा है, कॉर्टेक्स और मेडुला के बीच में जो जंक्शन पॉइंट है, मीटिंग पॉइंट है, ठीक है, उसे जक्स्ट्रा मेडुलरी रीजन भी कहा जाता है। जक्स्टा मेडुलरी रीजन। तो अगर हम एक्चुअल अरेंजमेंट देखें तो नेफ्रॉन जो है वो कॉर्टेक्स और जक्स्टा मेडुलरी रीजन और मेडुला के बीच में रहता है। तो ये जक्स्टा मेडुलरी रीजन है, ये वाला कॉर्टेक्स और मेडुला के बीच में मीटिंग पॉइंट। ठीक है, तो बच्चे दैट्स ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। ठीक है, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर हम आगे डील करेंगे बाद में अलग से। ठीक है, सो अभी फिलहाल कंप्लीट हुआ हमारे पास किडनी का स्ट्रक्चर।